So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो भाई जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, खुश हो जाएं क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बॉटनी का जो है टारगेट पेपर सॉल्व अपलोड कर दें। तो आज की इस वीडियो में बाकायदा जो बॉटनी के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि टारगेट पेपर के अंदर थे उसका जो सॉल्व वीडियो है वो आ रही है। और बाकायदा इस वीडियो में तमाम जितने भी सवालात हैं वो वर्ड टू वर्ड मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए जैसे मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि मैं आपके लिए सॉल्व टारगेट पेपर बना रहा हूँ, बेहद मसरूफियात के बावजूद भी मैं ये अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि मेरी भी रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बस यही मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाजमी कमेंट में बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इससे यह है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और जिससे मैं जितने भी मज़ीद जो रह गए हैं टारगेट पेपर्स उनको भी मैं सॉल्व कराऊँगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा लाजमी, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों ने अगर नहीं टारगेट पेपर देखा या जिन्होंने देखा भी है और उन्होंने लिखा नहीं है, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये एडवाइस दूंगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जाके टारगेट पेपर देखें। मैं आपको जो लिंक है उसका टारगेट पेपर का वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और जिन लोगों ने देखा है या तो वो टारगेट पेपर को बैठ के लिख लें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, या उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से सवालात जो हैं वो टारगेट पेपर के अंदर हैं। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा टारगेट पेपर। मैं एक बार आपको स्क्रीन के सामने भी रख देता हूँ। ये आपका टारगेट पेपर था, ठीक है। ये प्रोफेस 1 ये जितने भी था ये सारा आप देख रहे हैं, ये आपका टारगेट पेपर था। ये वीडियो अलग से इसकी बनी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल जो था सेकेंड ईयर बॉटनी टारगेट पेपर का वो था इसका डिफाइन मियोसिस वाला ना। तो ये वाला सवाल है आपके पास पहला। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई आपने ऐसी ये है जो डायग्राम बनानी है। इसके स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेप्टोटीन स्टेज होता है, जाइगोटीन स्टेज होता है, पैकेटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फिर जो लास्ट में स्टेज आता है वो आता है डायकाइनेसिस स्टेज। तो भाई ये जो है ये कंप्लीट डायग्राम है, ये आपने बनानी है। मैं आपको मैं आपको पूरी डायग्राम दिखा रहा हूँ। ऐसे ऐसे ही आपने सेम टू सेम ये डायग्राम है ये आपने बनानी होगी, ठीक है। अब मियोसिस अब जो है ना मेन जो सवाल है, जो थ्योरी है, हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो मियोसिस है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो मियोसिस की डेफिनेशन है that type of cell division in which the number of chromosomes become half in the daughter cell and each cell is divided into 4 daughter cells known as meiosis। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि मियोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है जिसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, किसमें, डॉटर सेल में। और जो मतलब कि जितने क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। फिर जो एक सेल जो है ना वो डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं ना वो हाफ हो जाते हैं किसके अंदर, डॉटर सेल के अंदर। और डॉटर सेल के अंदर जितने भी सेल होते हैं ना, मतलब कि एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। Meiosis or reduction division is a special and prolonged process occurring in the reproduction of germ cells, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर प्रोफेज़ 1 की जानिब बढ़ते हैं। अब प्रोफेज़ 1 जो है ना ये लॉन्ग में सवाल ही आता है कि प्रोफेज़ 1 बताना है। अब जो प्रोफेज़ 1 है ना इसकी होती हैं 5 सब स्टेजेस, जैसे हमने इसमें देखा डायग्राम में देखा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेप्टोटीन आता है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो भाई ये है चीज़। और अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन की जानिब बढ़ते हैं। पहले जो सब स्टेज है वो है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन में क्या है, इन दिस स्टेज ऑफ मियोसिस देयर आर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं। दीज आर लॉन्ग थिन थ्रेड्स एंड लॉन्गिट्यूडनली सिंगल। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लेप्टोटीन की डायग्राम है ना, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो होते हैं ना
जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड नंबर में होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, थिन थ्रेड्स होते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनली सिंगल थ्रेड्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ longitudinally सिंगल, दे प्रेजेंट्स बीडेड लाइक अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ क्रोमोसोम्स एट इरेगुलर इंटरवल्स इन इट्स इंटायर लेंथ। अब बताया जा रहा है कि इसकी जो इंटायर लेंथ है लेप्टोटीन की, इसमें जो होते हैं इसमें ना बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे उसके अंदर रोजरी हो गई, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें ना छोटे छोटे धागे के अंदर बीड्स लगे होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। तो ये जो बीड्स हैं ये किस वजह से होते हैं, ये जो बीड्स हैं ये हैं ग्रेन्यूल्स हैं, क्रोमोसोम्स के ग्रेन्यूल्स हैं, जिनको बीड्स लाइक अपीयरेंस जो कि इनको दे रहा है, ठीक है। तो ये लेप्टोटीन का आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जाइगोटीन की जानिब, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि जो लेप्टोटीन है उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, और बीडेड लाइक अपीयरेंस उनकी होती है, ठीक है। सेकंड स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन की जाने बढ़ते हैं। तो जाइगोटीन में लिखा है, इन दिस स्टेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड फॉर्म्स पेयर। और वो जो है क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर बना लेते हैं, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम्स सिंगुलर थे, अलग अलग थे, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे पेयर बन गए, ठीक है। यहाँ पे जो 6 क्रोमोसोम्स थे, ये वैसे तो होते बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन डायग्राम के लिए बताया जा रहा है कि अब देखें इस वाले स्टेज में क्या हो रहा है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने पेयर बना लिए हैं, ठीक है। कहाँ तक थे, हाँ, फॉर्म्स पेयर। दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज बाइवेलेंट एंड देयर पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। अब आपने देखी ना वो जो पेयरिंग मैंने आपको दिखाई डायग्राम में, तो इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, इस पेयरिंग को बोलते हैं साइनेप्सिस। द न्यूक्लियस नाउ अपीयर्स टू हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो न्यूक्लियस के अंदर है ना, अब जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स आ गए वो हाफ नंबर के हो गए। भला कैसे हो गए, मैं आपको बताता हूँ। पहले देखें, इसमें सिंगुलर था, इसमें डायग्राम मैंने कितने दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्रोमोसोम्स दिखाए। अब इसमें क्या हुआ, जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग हो गई। तो ये जो क्रोमोसोम्स कितने बन गए, 1 2 एंड 3, तो कितने हो गए, 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो ये हमें बताया जा रहा है कि जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ तक था जाइगोटीन का। अब थर्ड स्टेज जो है वो पैकेटीन है। पैकेटीन की जानिब बढ़ते हैं। इन दिस स्टेज द बाइवेलेंट बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। इसके अंदर क्या होता है, जो बाइवेलेंट होता है वो छोटा हो जाता है और थिक हो जाता है। हम देख सकते हैं अपने इसके अंदर, ये देखें, इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये जो बाइवेलेंट है आपका वो बहुत शॉर्ट हो गया है। और डायग्राम में तो खैर थिक नहीं बता सकते, लेकिन ये जो है ये आपको अंडरस्टूड करना होगा कि पैकेटिंग जो स्टेज है उसमें जो बाइवेलेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो देखें यहाँ अब डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ से 4 बन गए ना, बताया ना, एक सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। हमने मियोसिस की भी डेफिनेशन पढ़ी, तो वही अब यहाँ पर डिवीजन हो रही है सेल्स की, ठीक है। थिक हो जाता है। दे इंटरवाइन अराउंड ईच अदर एंड स्टार्ट स्प्लिटिंग इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कॉल्ड डिप्लीकेशन। नाउ द बाइवेलेंट आर कॉल्ड टेट्रेड्स। अब मैं आपको बताता हूँ, ये टेट्रेड्स है ना, ये डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। हमने देखा ना यहाँ पे, स्प्लिटिंग इनटू 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। नाउ द बाइवेलेंट आर कॉल्ड टेट्रेड्स। अभी जो बाइवेलेंट्स थे ना, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जिससे इन्होंने जो पेयर बना लिया, तो ये क्या कहलाते हैं, ये बाइवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो बाइवेलेंट हैं ये मज़ीद डिवाइड होते हैं। अब ये 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर इसको क्या हम नाम दे देते हैं, टेट्रेड का नाम दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन की जाने बढ़ते हैं। डिप्लोटीन क्या चीज़ है भाई, तो भाई इसमें पॉइंट्स में है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स रैप्स अराउंड ईच अदर एंड फ्यूजेस एट 1 और मोर प्लेस कॉल्ड काइस्मेटा। अब क्या होता है, 2 नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं एट 1 और मोर प्लेस कॉल्ड काइस्मेटा। अब डायग्राम में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी ये जो ना दो इनके, एक ऊपर है, एक क्रोमोसोम ऊपर है, दूसरा नीचे है, और जो बीच वाले जो क्रोमोसोम्स है ना वो आपस में रैप हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रैप हो गए हैं। तो इसको जो क्रॉसिंग ओवर ये जो होती है इनकी जो क्रोमोसोम्स की जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसको काइस्मेटा कहा जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये अपना जेनेटिक जो मटेरियल है वो भी आपस में एक्सचेंज करते हैं। द पेयर क्रोमोसोम्स रिपेल ईच अदर एंड बिगिंस टू सेपरेशन। अब क्या होता है, वो जो पेयर हुए होते हैं ना क्रोमोसोम्स, जिन्होंने पेयर बनाया होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे में तो वो रिपेल होने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बिगिंस टू सेपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन इज़ अनचेंज्ड बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन फिक्स्ड एट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरचेंज कायस्मेटा। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक जगह फिक्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा जो लास्ट हेडिंग है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जाने पड़ते हैं तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन रिमेन कंटिन्यू बाय प्रोसेस ऑफ टर्मिनलाइजेशन। अब डाइकाइनेसिस में भी क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के सेपरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है, जिसको हम लोग टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस कायस्मेटा मूव फ्रॉम सेंट्रोमेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवेलेंट। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होता है देखें, ये देखें यहाँ पे क्या होता है। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, देखिए पहले यहाँ पे टेट्रेट बना, ठीक है, और फिर यहाँ पे रैपिंग होना स्टार्ट हो गई, रैप हो गई, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया। अब दोबारा ये हटने लग गए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कितने टेट्रेट थे, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे अब बाइवेलेंट कितने थे, 3 हो गए। अब वो मज़ीद डिवाइड हो गए, ये बाइवेलेंट है यही 6 बन गए, और ऐसे ही मज़ीद जो है वो डिवाइडिंग होती रहती है। 6 से 16 बन जाते हैं बाइवेलेंट, फिर 6 से 12 बन जाते हैं, फिर 12 से 24, ऐसे मतलब कि मज़ीद जो हैं वो ये डिवाइड होते रहते हैं। आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपीयर एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में गोल सा बना हुआ है ना, ये है न्यूक्लियोलस, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस भी गायब हो चुका है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है साइड पर, ये भी आपको गायब होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रोसेस है ये डाइकाइनेसिस में होता है। तो भाई यहाँ तक था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है डिफाइन माइटोसिस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैं आपको इसकी डायग्राम समझा देता हूँ, आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो 100% समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम है, सबसे पहले जो फेज़ आता है माइटोसिस में वो आता है नॉन डिवाइडिंग फेज़। तो सबसे पहले ये डायग्राम है, इसकी लेबलिंग हुई हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 2 गोल अंडे टाइप बने हुए ये सेंट्रियोल्स हैं, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं जो गोल लाइन बनी हुई है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो सारा ये जो कीड़े मकोड़े मारे हुए हैं ना गन, तो ये सारा है क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। एंड लास्ट ये जो है, ये जो गोल सा आपको बना नज़र आ रहा है, ये है नेटवर्क न्यूक्लियोलस। तो ये हमने पूरा एक न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस अकर होगा। फिर आता है अर्ली प्रोफेज। इसके अंदर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल के दरमियान क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स, ये जो है ना आपको ये धागेनुमा चीज़ें देखने को मिल रही हैं सेंट्रियोल्स के दरमियान, तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो उसकी जगह क्या, क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो है ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, क्योंकि ये पेयर में है, 2-2 क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं। तो ये क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं अर्ली प्रोफेज में। फिर नेक्स्ट जो है लेट प्रोफेज में हम लोग क्या देखते हैं, लेट प्रोफेज में ये होता है कि डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। अब ये देखें, ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है ना, ये गोल वाला, अब यहाँ पे ये बिल्कुल डिसअपेयर हो गया। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जिससे हमने गोल बनाया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर बिल्कुल जो है इरेडिकेट होती हुई नज़र आ रही है, गायब होती हुई नज़र आ रही है। तो लेट प्रोफेज में ये 2 काम होते हैं, डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। मेटाफेज, अब मेटाफेज में देखते हैं भाई क्या चक्कर है। तो मेटाफेज में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स इर्रेगुलर अरेंज्ड हैं। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स बिल्कुल बीच में आ जाते हैं, ये वाला भी बीच में आ गया, ये भी इधर आ गया, बिल्कुल मतलब कि सेंटर में क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाते हैं। और अब ये देखें, ये जो आगे पास है ना, ये स्पिंडल फाइबर, सॉरी ये सेंट्रियोल,
सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ पे रहता है और ये वाला जो सेंट्रियोल है वो खिंच के किधर आ जाता है, बिल्कुल नीचे। मतलब कि एक सेंट्रियोल ऊपर आता है और एक सेंट्रियोल नीचे, और स्पिंडल फाइबर्स भी बिल्कुल फैल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ आ गया और दूसरा सेंट्रियोल इधर आ गया, और बाकी जितने भी फैले हुए हैं ये हैं स्पिंडल फाइबर्स हैं। और मेटाफेज में यही सब होता है। और ये जो है अच्छा, जो कंटीन्यूस रेज है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंटीन्यूस रेज हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही हैं, तो ये जो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक जो रेज आ रही हैं ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हमने स्पिंडल फाइबर्स बोल दिया, ठीक है। और वो जो डिसकंटीन्यूस रेज है ना, ये बिल्कुल कोने पे आप देख सकते हैं, जो मतलब कि ख़त्म हो रही हैं। अब इस साइड भी देख सकते हैं आपके, ये ख़त्म हो रही है, पूरी नीचे तक नहीं जा रही, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एस्ट्रल रेज कहते हैं, या इन्हें डिसकंटीन्यूस रेज भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेटाफेज की भी। अब हम बढ़ते हैं एनाफेज की जानिब। एनाफेज में क्या होता है, तो एनाफेज की कहानी ये है कि इसमें जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें यहाँ पे क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में है, ठीक है। ये डबल हैं, सिंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो यह इस एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये आपस में डिटैच हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखिए एक क्रोमोसोम इधर आ गया, एक इधर, ऐसे ऐसे जो तीनों जो डिप्लॉयड थे वो दोनों डी अटैच होके अलग अलग होके यहाँ पर एक नीचे एक ऊपर आ गया, ठीक है। और जिसको काइनेटोकोर भी कहा जाता है। और फिर लास्ट जो टीलोफेज है उसमें क्या होता है, पूरा जो न्यूक्लियस है वो बन जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। और दो न्यूक्लियस भी बन गए यहाँ पे। और सेकंड ये कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापसी आ चुकी है, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी दोबारा आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये पूरा प्रोसेस है माइटोसिस का, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके नोट्स की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो नोट्स में सबसे पहले आपने माइटोसिस की डेफिनेशन लिखनी है। दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन द डॉटर सेल एंड ईच सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स इज नोन एज माइटोसिस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस मैंने आपको अभी समझा दिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो भाई ये देखें प्रोफेज, सबसे पहले देखें प्रोफेज, जिसको नॉन डिवाइडिंग फेज, हाँ सॉरी, पहला है नॉन डिवाइडिंग फेज। तो इन दिस फेज सेंट्रियोल्स, मैं सारा आपको समझा चुका हूँ, ये बस आपको बस लिखने के लिए नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप सारा देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग फेज, अर्ली प्रोफेज, मैंने आपको सारा समझा दिया है। फिर आ जाता है आपके पास लेट प्रोफेज, फिर आ जाता है मेटाफेज, एनाफेज, एंड देन जो आपके पास आता है लास्ट, वो आता है टीलोफेज। देखते हैं मज़ीद लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ तक जो आपका है, यहाँ तक आर फॉर्म्ड, वो मियोसिस जो है वो पहले आपको समझा चुका हूँ। तो जो माइटोसिस वाला जितने भी वो जो है प्रोसेस, मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स हैं टीलोफेज तक मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे ये पक्की उम्मीद है कि मुझे ये वर्डिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्डिंग में नोट्स हैं। और जब आप ये लिखेंगे या इनको पढ़ेंगे इन नोट्स को, तो आपको 100% जो है आपको सारी समझ आ जाएगी। जैसा मैंने समझाया है एज इट इज़ वही यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है। और देखिए मैं एक एक लफ्ज़ नहीं आपको समझा सकता, क्योंकि फिर ड्यूरेशन आपको पता है कि वीडियो की बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझा दिया है, बाकी याद करना आपका काम है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारे टारगेट पेपर में मौजूद है। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस, हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल की आपने एनवायरमेंटल स्ट्रेस की हेडिंग डालनी है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। चेंज इन एनवायरमेंटल स्ट्रेस इज़ अ बिग थ्रेट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली फॉर प्लांट्स। जब भी कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है, बहुत ज़्यादा ठंड आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, जब पतझड़ का मौसम होता है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इवन के इंसानों में भी जब भी आपको पता है कि मौसम तब्दील होता है, तो ऐसा होता है कि जो हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन खैर हम लोग तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो द अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं इन्वायरमेंट की, तो उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहा जाता है। वेरी इजी।
वाटर, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंसेज आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। आपको पता है कि जो पानी है, रोशनी है, फिर टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों के बगैर जो प्लांट है वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता। व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ सच थिंग्स प्लांट्स फेसेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ टू परफॉर्म देयर फंक्शन। और जब कभी इन सारी चीज़ों में से जितनी भी अभी मैंने बताई आपको, इनमें से किसी भी ऐसी चीज़ की कमी पेशी हो जाती है तो प्लांट्स के लिए जो है वो गुज़र बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द कॉमन एनवायरमेंटल स्ट्रेस फॉर प्लांट्स आर, अच्छा जो कॉमन एनवायरमेंटल स्ट्रेस है ना जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फर्स्ट है वाटर शॉर्टेज जिसको ड्राउट कंडीशन भी कहा जाता है, पानी की कमी। बी है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, जब ऑक्सीजन की सप्लाई उन्हें कम मिल रही हो। हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन इन सॉइल, जब सॉल्ट की जो है, नमक की कंसनट्रेशन जो है मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। डी में है हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई चला जाता है। देन जो है लो या कोल्ड टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। एंड लास्ट जो है हर्बीवोरी, जो मतलब कि जो इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स को है मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फर्स्ट है हमारे पास वाटर शॉर्टेज जिसको ड्राउट कंडीशन कहा जाता है। वाटर शॉर्टेज इन द सॉइल बैडली अफेक्ट्स प्लांट्स, जब जाहिर सी बात है जब पानी की कमी हो तो प्लांट्स बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं। ट्रांसपायरेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ वाटर, आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन जो होता है जिसकी वजह से पानी की उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, आप लोगों को पता होगा, मज़ीद मैं बिल्कुल बच्चों वाली बातें तो नहीं बता सकता। इन सच ड्राउट कंडीशन अ सिस्टम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, जब ऐसा ड्राउट कंडीशन होती है, जब पानी की कमी होती है तो प्लांट्स के अंदर एक सिस्टम प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होता है आगे हम देखते हैं। बस दिस सिस्टम सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म होती हैं इस एक्टिविटी से। फर्स्ट जो एक्टिविटी ट्रांसपरेशन बिकम स्लो ड्यू टू क्लोज स्टोमेटा, अच्छा जो है ना प्लांट्स हैं वो जो अपना स्टोमेटा है, आपको पता है कि स्टोमेटा जो होती है वो ओपनिंग होती है जिसकी वजह से जो पानी है वो प्लांट्स के इन जाता है और आउट जाता है। तो जब ऐसा हो ना, जब पानी की कमी हो तो प्लांट्स के जो स्टोमेटा हैं, जो प्लांट्स अपना स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से जो पानी का निकलना है बाहर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एब्सकिसिक एसिड इज़ प्रोड्यूस विच क्लोजेस स्टोमेटा, और बात यह है कि भाई कैसे कोई जादू करके तो नहीं स्टोमेटा को बंद करते ना। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना लीव्स के, उसके अंदर एब्सकिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एब्सकिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज़ हो जाता है। सारे कुदरत के काम है, इसमें प्लांट्स का कोई भी काम नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 3, रूट्स आर वेल डेवलप्ड विच पेनिट्रेट्स डीप इनटू सॉइल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, और जब जहाँ पानी की कमी हो तो जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो दूर दूर मतलब कि ज़मीन के अंदर जाके पानी को तलाश करती हैं प्लांट्स की रूट्स। फिर पॉइंट नंबर 4 है इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्केल्स, और फिर कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उसके वो किसमें स्केल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। हम देखेंगे ना कुछ प्लांट्स होते हैं जिस पे थोड़े कांटे लगे होते हैं काफ़ी सारे, तो वो जो लीव्स होते हैं वो उनके ऊपर स्केल्स डेवलप हो जाते हैं विच रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा आर संकन कवर्ड विद हेयर्स, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी की जो कमी है वो कम हो जाती है क्योंकि वो जो स्टोमेटा होता है वो हेयर्स या स्केल्स से कवर हो जाते हैं। फिर पॉइंट नंबर बी है रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन मार्शी सॉयल वेयर देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा ऐसी मिट्टी जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, प्लांट्स डेवलप अ स्पेशल रूट्स अबव द सॉयल विच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो देखें आप खुदा का करिश्मा देखें कि ऐसे प्लांट्स ऐसी जगहों पे जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनकी जो रूट्स है ना, कुछ जो रूट का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो ज़मीन के ऊपर उगने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो रूट हैं वो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं। अब आपको पता है कि हवा के अंदर तो बहुत सारी ऑक्सीजन है,
तो फिर वहाँ से वो ईजिली जो अपनी ऑक्सीजन की नीड है वो पूरी कर लेते हैं। फिर है दीज रूट्स आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट्स, और वो जो ज़मीन के ऊपर जो रूट्स होती हैं उन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर सी, रिस्पॉन्स टू सॉल्ट स्ट्रेस। जब सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है कंसनट्रेशन में तो फिर क्या होता है, तो हाई सॉल्ट ऑफ सॉइल स्ट्रेसेस द प्लांट बाय लोअरिंग वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स ड्यू टू विच एक्सोस्मोसिस अकर्स। तो भाई जब सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर पोटेंशियल होती है उसके अंदर लीव्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सोस्मोसिस अकर हो जाती है। द प्लांट्स स्पेशली हेलोफाइट्स हैव सॉल्ट ग्लैंड्स ड्यू टू विच डीसैलिनेशन अकर्स। और जैसे कि प्लांट्स काफ़ी सारे होते हैं, स्पेशली जो हेलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, मतलब कि उनको जो सॉल्ट की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर फिर ड्यू टू विच डीसैलिनेशन अकर्स एज अ रिजल्ट सॉल्ट इज़ रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी। और ये आप खुदाई कुदरत देखें कि जिनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, जब उनका मतलब कि सॉल्ट जितना उनको चाहिए उतना जब वो कंज्यूम कर लेते हैं, और वो जो मज़ीद जो सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, वो अपने आप ही जो प्लांट्स के अंदर से वो निकल जाता है, जो प्रोसेस जिसको कहते हैं डीसैलिनेशन, वो हो जाता है। और फिर है एक्सेप्ट हेलोफाइट्स अदर प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन सॉल्ट स्ट्रेस फॉर लॉन्ग। सिर्फ जो हेलोफाइट्स प्लांट हैं वो ही जहाँ पर सॉल्ट स्ट्रेस होता है, जहाँ पर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, सिर्फ हेलोफाइट्स ही वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो दूसरे प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आ जाता है पॉइंट नंबर डी, रिस्पॉन्स टू हीट स्ट्रेस। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े, तो द टेम्परेचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लांट्स लाइफ। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ज़्यादा और ना बहुत कम, बिल्कुल जो मॉडरेट टेम्परेचर है उस पर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या करते हैं, तो लिखा है मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है। एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर कैन कॉज मॉर्फोलॉजिकली, ये भी मैंने आपको बता दिया कि उनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्लांट बाय डीनेचरिंग इट्स एंजाइम। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स के जो एंजाइम्स हैं वो जो टेम्परेचर है उनके एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। प्लांट शोज फॉलोइंग एडेप्टेशंस। तो प्लांट्स जो हैं आगे से क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपायरेशन करते हैं, सेकंड पॉइंट हीट स्टॉक प्रोटीन्स, थर्ड लीफ मॉडिफिकेशन, फोर्थ हीट गेन। फिर आ जाता है हमारे पास पॉइंट नंबर ई, रिस्पॉन्स टू कोल्ड स्ट्रेस। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी लो द फ्लूइड कंडीशन ऑफ लिपिड्स आर चेंज्ड इनटू क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो जो पानी जो होता है ना प्लांट्स में, तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स की शेप धार लेता है, वो लिपिड्स के बजाय क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट्स, ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होती है सॉल्ट्स की, उसे भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। एट फ्रीजिंग टेम्परेचर सेल्स प्रोड्यूस डिफरेंट पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज कॉल्ड फ्रक्टेंस। और जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, ज़ीरो से जब 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, तो जो प्लांट सेल्स हैं वो पॉलीमर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज, जिसको फ्रक्टेंस भी कहा जाता है। फ्रक्टेंस चेंज केमिकल कंपाउंड्स एंड क्रिस्टल ऑफ आइस डज नॉट फॉर्म्ड इन सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो फ्रक्टेंस होते हैं ना, तो फ्रक्टेंस जो है वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं होने देते सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन में टेक्स प्लेस इन सेल वॉल के अंदर तो हो सकती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्लांट का सेल है, जो अंदर के जितने भी प्लांट्स के सेल के अंदर चीज़ें होती हैं वो महफूज रहती हैं। लास्ट पॉइंट ये है रिस्पॉन्स टू हर्बीवॉरी। हर्बीवॉरी इज़ अ स्पेशल स्ट्रेस फॉर प्लांट्स बीइंग कॉमनली ईटन बाय मैनी एनिमल्स। आपको पता है कि सारे जो हैं एनिमल्स वो गोश्तखोर नहीं होते। अब काफ़ी सारे एनिमल्स वो घास भी खाते हैं, जैसे जिराफ वगैरह, और भी मज़ीद काफ़ी सारे हैं आपको पता ही है जो कि घास खाते हैं। तो प्लांट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ excessive herbivore by the production of thorns and development of distasteful and
टॉक्सिक सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई प्लांट्स जो हैं वो कैसे हर्बीवरी से बचते हैं कि कोई भी उन्हें एनिमल ना खाए। तो प्लांट्स जो है वो अपनी जो लीव्स के ऊपर है थॉर्न्स मतलब कि स्केल्स वगैरह जो होते हैं, कांटे वगैरह, वो डेवलप कर लेते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस और डिसटेस्टफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो उन्हें मुंह नहीं लगाते। तो ये था आपका लंबा चौड़ा एक सवाल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जाने, क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन: व्हेन पेयर्स ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल देन दे नाइदर मिक्स अप नॉर अफेक्ट ईच अदर। जब टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर जो होते हैं वो एक साथ लाए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तो वो ना मिक्स होते हैं और ना ही एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच जीन ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट एंड एंटर्स इनटू डिफरेंट गैमेट्स। लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक एक जो जीन होता है वो सेपरेट होता है और दूसरे जो गैमेट के अंदर एंटर कर जाता है। दिस सेपरेशन ऑफ जीन्स इज़ नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसी सब ये जो जीन्स की सेपरेशन होती है ना, एक जीन एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की जानिब जाना, तो इसी सेपरेशन ऑफ जीन्स को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। Thus, each gamete contains only one allele of a particular character, which is said to be pure, and so that this law is also named as law of purity of gametes. अब जो गैमेट्स होते हैं उसमें सिर्फ एक एलील जो होती है हर एक पेयर की वो जाती है, और वो जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं, इसलिए जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। तो द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन अ ट्रेट इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये वो है कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो पेरेंट्स हों और जो उनकी ट्रेट डिफरेंट हो, तो उनको क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड। इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। एंड द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो। और जब इन दोनों का रेशियो लिया जाता है, दो पेरेंट्स जो कि डिफरेंट होते हैं ट्रेट के अंदर, जैसे एक पेरेंट अगर लॉन्ग है तो दूसरा पेरेंट शॉर्ट है, अगर एक पेरेंट वाइट है दूसरा पेरेंट ब्लैक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और जब इन दोनों के जब जीन्स को मिलाते हैं, गैमेट्स को मिलाते हैं, तो वो जो रेशियो ऑब्टेन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मोनोहाइब्रिड रेशियो। दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ नोन एज सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन की जाने बढ़ते हैं भाई। द मोनोहाइब्रिड क्रॉस अकर्स ओनली इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एट वन टाइम। ये पहले ही मैंने आपको ऊपर बता दिया है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल टुक अ पी प्लांट 2 मीटर्स लॉन्ग इन हाइट एंड 0.5 मीटर्स ड्वार्फ इन हाइट। अब भाई ये जो है ना सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें जो मेंडल है ना, मेंडल क्या करता है, एक पी प्लांट लेता है, जो प्लांट होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है हाइट के अंदर, मतलब कि वो एक लार्ज प्लांट होता है, लॉन्ग प्लांट होता है। और जो सेकंड प्लांट लेता है वो 0.5 मीटर लेता है, जो कि शॉर्ट होता है हाइट के अंदर। अब एक प्लांट छोटा है एक प्लांट बड़ा है। बाय द क्रॉसिंग ऑफ दीज टू प्लांट्स F1 जनरेशन आर लॉन्ग इन हाइट कलेक्टिवली शोइंग डोमिनेंट करेक्टर। अब जब इनका ये क्रॉस करवाता है एक लंबे प्लांट का और एक छोटे ड्वार्फ प्लांट का, तो जो रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं। मैं आपको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो रिज़ल्ट आता है F1 जनरेशन में कि जितने भी प्लांट्स हैं वो ऐसा देखा जाता है कि सारे हाइट में लंबे हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। बट अनलाइक F1 जनरेशन सम प्लांट्स वर टॉल एंड अदर्स वर स्मॉल इन F2 जनरेशन। लेकिन जब जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं उनका जब क्रॉस किया जाता है तो ऐसा होता है F2 जनरेशन के अंदर कुछ जो प्लांट्स हैं वो टॉल होते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, शोइंग 3:1 रेशो। 3:1 रेशो उनका होता है, मैं आपको बताता हूँ बाद में कैसे होता है। बट नो इंटरमीडिएट प्लांट्स वर फाउंड। लेकिन जो बीच के प्लांट्स हैं वो नहीं पाए जाते, या तो मतलब कि जो बीच की हाइट है ना वो नहीं होती, कोई लंबे होते हैं ज़्यादा और कोई छोटे होते हैं।
ठीक हो गया। और गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रॉस मेड बाय मेंडल रिप्रेजेंटिंग टी द फैक्टर टॉलनेस एंड स्मॉल टी द फैक्टर ड्वार्फनेस। अब यहाँ पर हमें नीचे एक डायग्राम दी गई है जिसमें जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे किया था ये हमें बताया जा रहा है। तो जिसके अंदर मेंडल ने जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस का फैक्टर बताया है, टॉलनेस के लिए कैपिटल टी यूज़ किया है और स्मॉल के लिए स्मॉल टी यूज़ किया है। अब ये आपके सामने डायग्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी डायग्राम है आपके सामने। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो चले मैं आपको जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे होता है। अभी देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो पूरा क्रॉस है जो मेंडल ने बनाया था वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट पेरेंट कौन सा था, एक टॉल था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डाल देते हैं ये टॉल है, और सेकंड जो आपके पास, यार एक सेकंड मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ, हाँ, एक पेरेंट जो था आपके पास टॉल था और दूसरा पेरेंट जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो जो टॉल पेरेंट है उसका जीनोटाइप है वो दोनों दो टी हैं। ये कैपिटल टी किसके लिए शो हो रहा है, लॉन्ग हाइट के लिए, और स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फ हाइट के लिए। तो दो कैपिटल टी हो गए। अब इनके गैमेट्स बनाते हैं ना, तो ये दो गैमेट्स, एक टी ये हो गया, सेकंड टी इधर, ठीक है, हमने इसके गैमेट्स बना दिए, ठीक है, ये दो गैमेट्स बन गए। अब ये वाला जो गैमेट है ये इससे जाके मिलेगा, ठीक है, फिर ये गैमेट इससे भी जाके मिलेगा, देन ये वाला गैमेट इससे जाके मिलेगा फर्स्ट वाले से, और लास्ट वाला है वो लास्ट वाले से जाके मिलेगा। तो इसके अंदर हमें क्या रिज़ल्ट शो होता है, एक कैपिटल टी आ जाता है, दूसरा कैपिटल टी आ जाता है, ठीक है। जैसे एक ये मिला और फिर ये वाला गैमेट मिला, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। फिर ये वाला कैपिटल टी जो है इस वाले स्मॉल टी से मिलेगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। अब इस ये जो है ये वाला जो कैपिटल टी है ये दोनों स्मॉल टी से मिल चुका है। अब बारी है इस वाले कैपिटल टी की, सही है। अब जो कैपिटल टी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस कैपिटल टी से मिलेगा, सॉरी ये स्मॉल टी से मिलेगा, तो ये एक कैपिटल टी आ जाएगा एंड देन स्मॉल टी, एंड और फिर सेम टू सेम ऐसे ही है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होंगे। तो ये अगर चार देखें सेम चार हो गए ना, तो हम इसको ये F1 जनरेशन हो गई, ठीक है। F1 जनरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सारे जो हैं वो टॉल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें भी है, इन चारों के अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे कौन है, ऑल आर टॉल, ठीक है, ऑल टॉल मैंने लिख दिया यहाँ पे, जितने भी हैं टॉल हैं। अब ये देख लेते हैं, अब जो F1 अब पेरेंट 2 आते हैं, ठीक है, पहले पेरेंट 1 था, अब पेरेंट 2 जो हैं, एक जो इनका जो गैमेट है, एक जो इनका जीन है वो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। मतलब कि एक जो है वो टॉल का जीन है और एक जो है जीन वो स्मॉल का जीन है, और सेम टू सेम इधर भी एज इट इज़ सेम काम है, ठीक हो गया। अब इनके हम लोग जब गैमेट्स बनाते हैं, जब जल्दी से गैमेट्स बना देता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो टी है ये इस वाले टी के साथ मिलेगा, तो क्या आपके सामने होगा, दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे, सही है। फिर ये वाला जो टी है ये मिलेगा स्मॉल टी से, तो एक टी कैपिटल एक स्मॉल। फिर ये वाला जो टी है ये इससे मिलेगा, तो एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी, एंड देन ये छोटा वाला जो टी है स्मॉल टी से मिलेगा, तो ये दोनों छोटे टी आ गए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ये वाला क्या है, लॉन्ग है, इधर भी कैपिटल टी है, ये वाला भी लॉन्ग है, इधर भी कैपिटल टी है, ये भी लॉन्ग है, और लेकिन जो लास्ट वाला जो है इसमें कैपिटल टी नहीं है, तो ये जो प्लांट है ये शॉर्ट आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जो रेशियो आया 3 लॉन्ग प्लांट्स और एक शॉर्ट प्लांट्स, हमने ये पढ़ा कि 3:1 रेशियो आया था, तो ये रेशियो ऐसे आया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से बिल्कुल समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यही हमने जो क्रॉस है एज इट इज़ क्रॉस यहाँ पर भी बनाया है, अब आपको इसकी अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो अब एग्जैक्ट बता दें कि जो है जो मेंडल है उसने ये कैसे किया था। उसने क्या किया था, मेंडल हैव टू जनरेट काउंट ऑफ 1064 प्लांट्स कंसिस्टेड ऑफ 787 टॉल एंड 277 ड्वार्फ।
अब जो मेंडल का था ना, मेंडल ने टोटल 1064 प्लांट्स लिए थे, जिसमें से 787 टॉल थे और 277 ड्वार्फ थे। और ये जो रेशो था ये अप्रॉक्सीमेटली 3:1 रेशो आया था, जैसे कि अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया। तो ये जो फिनोटाइप रेशो क्या था, टॉल कितने थे 3 और ड्वार्फ कितने थे, एक ड्वार्फ था। अब देखें मैंने आपको बताया ना, एक दो जो थे वो कैपिटल टी वाले थे, तो ये होमोजाइगस आ गया। एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये हीट्रोजाइगस। और हीट्रोजाइगस कितने थे, 2 हीट्रोजाइगस थे। और जो लास्ट वाला हमारे पास आया था वो दोनों ही स्मॉल टी थे, तो ये दोनों क्या थे, होमोजाइगस थे। ठीक है, ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट थे और ये होमोजाइगस रिसेसिव इसको कहा जाता है। खैर ये आप लोगों के सॉरी बस की बात तो नहीं है, ये एमडी कैट के बात है, होमोजाइगस और हीट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव वगैरह। तो ये एमडी कैट के भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जाके सीखने को मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड मेथड। तो भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर पेयर्स। ये हो गई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन। अब डबल ट्रेट इनहेरिटेंस, अब उसमें क्या था, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस था या सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस या डबल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो भाई पढ़ लेते हैं क्या है ये। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन टू ट्रेट्स इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस and the ratio obtained in F2 generation is called dihybrid ratio. This dihybrid ratio is spoken as double trait inheritance. कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, बस वहाँ पे जो मोनो था यहाँ पे डाई हो गया है और सेम टू सेम एज इट इज़ इसकी जो डेफिनेशन है एज इट इज़ वही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग मेंडल यूज्ड, एक सेकंड में कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, in an experimental breeding, Mendel used pea plant having round shape of seed and yellow color of cotyledons, crossed it with wrinkled seed and green color of cotyledon. अब भाई मैं आपको बताता हूँ कि मेंडल ने इसमें क्या किया। मेंडल ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक राउंड शेप सीड लिया और येलो कलर का एक सीड लिया, और उन दोनों का क्रॉस किससे करवाया, रिंकल्ड, देखो राउंड को रिंकल्ड सीड से करवाया और येलो कलर के सीड को किससे करवाया, ग्रीन कलर के सीड के साथ उसने क्रॉस करवाया। फिर जब F1 जनरेशन में क्या आपके पास रिजल्ट आता है, ही ऑब्जर्व्ड ऑल द प्लांट्स शोइंग डोमिनेंट करेक्टर, दैट इज़ ऑल द प्लांट्स फॉर हैविंग राउंड सीड्स एंड येलो कलर ऑफ कॉटिलेडन्स। तो भाई जब उसने इन दोनों का क्रॉस कराया ना, राउंड का जब रिंकल सीड से करवाया और येलो सीड का जब ग्रीन सीड के साथ उसने क्रॉस करवाया, तो उसने F1 जनरेशन में ये देखा कि मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, मतलब कि जितने भी प्लांट्स आए हैं वो राउंड है, जितने भी सीड्स हैं वो राउंड सीड्स हैं, और जितने भी प्लांट्स हो गए हैं वो येलो कलर के प्लांट्स हैं। तो कोई भी मतलब कि रिसेसिव फीचर शो नहीं कर रहा है, सारे डोमिनेंट फीचर शो कर रहे हैं। तो इसने जो F1 जनरेशन में जितने भी उसको प्लांट्स मिले थे ना, तो ही कलेक्टेड ऑल द सीड्स एंड सोट। इसने क्या किया, जितने भी F1 जनरेशन में उसको मिले सीड्स उसने उनको पकड़ा और उनको मिट्टी में लगा दिया। ऑन मैच्योरिटी दे शोड सेल्फ क्रॉसिंग, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उगना जब स्टार्ट हुए तो ही ऑब्जर्व 315 येलो राउंडेड सीड्स। उसने क्या देखा कि 315 जो थे वो थे येलो राउंडेड सीड्स थे, मतलब कि जो कि टोटल डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है। फिर 101 जो है येलो रिंकल्ड हैं, 108 ग्रीन राउंडेड, मतलब कि येलो रिंकल्ड क्या हो गया, अब उनका क्रॉस हो गया ना, डोमिनेंट फीचर क्या था, येलो और राउंड था। अब ये जो है ये क्रॉस हो गया येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंडेड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये जो है ये हीट्रोजाइगस बन चुके हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट था वो येलो राउंडेड था, अब लेकिन कुछ जो है वो येलो रिंकल्ड हो गए, कुछ ग्रीन राउंडेड हो गए। और ये जो है 32 कितने थे प्लांट्स इनके पास, ग्रीन रिंकल्ड, जो कि बिल्कुल होमोजाइगस रिसेसिव करैक्टर शो कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी एक्सप्लेनेशन की। तो फिर शोइंग द रेशियो ऑफ और इसका जैसे उसका जो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उस पे जो रेशियो था वो क्या बन रहा था, 3:1 रेशियो था, लेकिन यहाँ पर क्या रेशियो बन रहा है, 9:3:1। 9 जो थे वो होमोजाइगस वो थे, डोमिनेंट थे, और ये जो 3:3 का है ये जो है ये है हीट्रोजाइगस, और जो सेकंड है वो है
होमोजाइगस रिसेसिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट्स मेंडल कंक्लूडेड दैट 2 सेट्स ऑफ जीन्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रिमेन्स टुगेदर इन F2 जनरेशन यूजिंग चेकर बोर्ड ऑल्सो। अब ये सारा आपने पढ़ लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग के तौर पे बताया गया है कि 9:3:1 रेशो जो आया था, और ये मैंने आपको करना सिखा दिया है। लास्ट जब मैंने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया है तो आपको मैंने क्रॉस करना सिखा दिया है। खैर अगर क्रॉस आपको नहीं भी करना आ रहा तो यहाँ पे सामने आपको इस पूरा क्रॉस नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से भी आप मदद हासिल कर सकते हैं। और जो चेकर बोर्ड है, ये जो है ना विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड, ये लाजमी बनाना होता है। और यही चेकर बोर्ड आपने अपने सेम टू सेम जो है आपका मेन पेपर जो आएगा वहाँ पर आपने बनाना है। तो ये मुझे पता है कि आपको भी समझ नहीं आ रही होगी, टाइम की कमी की वजह से मैं अभी आपको ये चेकर बोर्ड बनाने का नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें जो है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना टाइम नहीं है। पहले ही आप देख सकते हैं कि जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको किसी अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अभी आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ, और जिनको आता है बनाना फिर तो भाई वेल एंड गुड। खैर ये चेकर बोर्ड आ गया। और जो लास्ट है येलो राउंड जो थे वो 9 थे, ये रेशो बता रहा हूँ ना, येलो राउंड थे वो 9 थे, येलो रिंकल्ड प्लांट्स 3 आए, ग्रीन राउंड 3 थे और ग्रीन रिंकल्ड 1 का रेशो था। तो ये जब मिला के 9:3:1 का रेशो बन गया। फिर है मेंडल फर्दर ऑब्जर्व दैट रेशो बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स रिमेन सेम 3:1 एज इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और फिर वही बात है, जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि डोमिनेंट और रिसेसिव की जब बात की जाए तो उसके अंदर भी जो 3 जो थे प्लांट्स, वो रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, 3 प्लांट्स नहीं थे, प्लांट्स तो हज़ारों की तादाद में थे। जो 3 प्लांट्स का रेशो जो था 3:1 रेशो था, 3 डोमिनेंट का था और 1 जो था रिसेसिव कैरेक्टर का जो था रेशो था एज इट इज़, जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी देखा। तो यहाँ पर जाके हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ तक ही वीडियो आज की रखनी पड़ेगी। जो बाकी रह गए हैं क्वेश्चंस, बाकी भी अभी तकरीबन हमने आज ये टोटल 5 क्वेश्चंस किए हैं, और ये बड़ी बात है कि एक साथ 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब मेरा भी बिल्कुल गले का एंड हो चुका है, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप आपको ये वीडियो में बोल रहा हूँ, आप तो बस बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन मैं रेगुलर 50 मिनट्स के अराउंड वीडियो होने वाली है, और मैं रेगुलर नॉन स्टॉप वीडियो में बोल रहा हूँ। तो अगर मतलब कि अच्छे से समझना है, देखिए मैं आंसर दिखाने का मसला नहीं है, ठीक है, आंसर तो मैं आपको ऐसे भी दिखा दूँगा, लेकिन उसका ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अगर समझ ना आए ना तो ये मेरी कामयाबी नहीं है। मैं अभी इसी वीडियो में अगर आपको सारे आंसर दिखा दूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। फिर ये है कि आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बाकायदा समझाऊँ। लेकिन अगर आप देखें जैसा आप कंफर्टेबल फ़ील करें, ठीक है। मैं यहाँ पर वीडियो को एंड कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको आंसर दिखाई दूँ, समझाऊँ नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें जैसा आपको सही लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं आपको, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सवालात हैं समझाए हैं, और जो मज़ीद जो रह गए हैं सवालात वो भी आपको समझाऊं, तो ये भी बता दें अगर आप समझना चाहते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप वैसे ही बस आंसर्स की फ़ोटोज़ अपलोड कर दें, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जैसा आप बोलेंगे फिर वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब इतनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे यह है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको मज़ीद जितने भी टारगेट पेपर्स हैं वो सॉल्व करवाऊँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।